बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज बात होगी चुनावी मौसम में चुनावी बॉन्ड पर आए सुप्रीम फैसले की। लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड पर पाबंदी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर आईनी करार दिया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आगामी 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड स्कीम की पूरी जानकारी को पब्लिश करने का भी हुक्म दिया है। एक तरीके से गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें कि साल 2018 से अब तक बीजेपी को सबसे ज्यादा 6,337 करोड़ रुपए और कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड के जरिए 1,108 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा मिला है। आज बेबाक मुनसिफ में हम चुनावी बॉन्ड पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इससे कैसे ब्लैक मनी और करप्शन को बढ़ावा मिलने का अंदेशा रहता है। हालांकि वादा यह किया गया था, दावा यह किया गया था कि ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा या उस पर रोक लगेगी। साथ ही हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी बॉन्ड स्कीम जो है कैसे इंतखाबात को वो असरअंदाज कर सकती है। इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है कांग्रेस से अनित सिंह साहब, बीजेपी से शमशी आजाद साहब हमारे साथ होंगे और समाजवादी पार्टी से गौरव चाचरा साहब हमारे साथ हैं और सीनियर सहाफी रजा हुसैन रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और पहला सवाल अनित सिंह जी आपके पास ही हम आते हैं पहले सवाल के लिए। और आज का जो ये सुप्रीम फैसला है, जाहिर तौर पर कांग्रेस जो है उसकी तरफ से कई जो है रिएक्शंस आए हैं और बड़ा मतलब बड़े दिल के साथ इसका इस्तकबाल किया है। तो कुल मिलाकर के क्या पहला रिएक्शन है चुनावी बॉन्ड पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और पूरी तरीके से रोक लगा दी है? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है हमारी चुनावी जो मशीनरी है उसको स्वच्छ करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जब ये 2017 में ये स्कीम लाने की बात हुई थी तब कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने इसको बताया था कि ये किस तरीके से एक ओपेक सिस्टम है, एक अपारदर्शी सिस्टम है जिसके तहत काले धन को बढ़ावा मिलेगा। और यहां तक कि अगर आरबीआई की बात माने और आरबीआई के जो नोटिंग्स है उसको हम गौर करें तो उसने बताया था कि ये न सिर्फ काले धन को बढ़ावा देगा बल्कि ये हमारी मुद्रा को भी अस्थिर करने का काम करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके से, और यहां पे हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहे हैं कि यहां पे किसी और व्यक्ति के ऊपर हमें कोई भी क्वेश्चन करने की बजाय प्रधानमंत्री को क्वेश्चन के दायरे में लाना चाहिए कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री ने जो सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ रूल्स हैं उसको वायोलेट करते हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रदत्त अधिकार हैं आर्टिकल 19(1)(a) के तहत उसको दरकिनार करके किस तरीके से ये कानून लाया गया है। और सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि ये कानून जब लाया गया था तो इसे मनी बिल के तौर पर लाया गया है। मनी बिल पर अब ये सवाल उठा है कि इसको मनी बिल के तौर पर क्यों लाया गया। मनी बिल के तौर पर इसको लाने के पीछे जो सरकार की मंशा थी, इसको राज्यसभा में डिबेट कराए बगैर पास करने की उसकी मंशा थी। देखिए, जिस तरीके से इसने आरबीआई के अधिकारों को ओवर रूल करते हुए इस चुनावी बॉन्ड की स्कीम लेके आई है, वो सरासर हमारे ब्लैक मनी को बढ़ावा देने का काम करती है। एक दूसरा, ये बिजनेस घरानों और सरकार के बीच में आदान प्रदान के एक ऐसे ओपेक सिस्टम को बढ़ावा देने का काम कर रहा है जो कि पब्लिक आई में उसका कोई सरोकार नहीं बचेगा। कोई भी क्वेश्चन जो पब्लिक एंटिटी है या पार्टी है, कोई भी किसी के पास भी कोई सूचना नहीं रहेगी। इस तहत मनी इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर जो पैसे आते हैं, जो खरीदार हैं, जो तारीख है, कब कब उन इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया गया है, इसकी कोई भी जानकारी आरटीआई के दायरे में नहीं है। आप लोगों को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से मतदाताओं के जो संवैधानिक अधिकार थे उनको कम करने या उनको हनन करने का प्रयास मोदी साहब ने किया था। पर गौर करने की यह बात है कि मोदी साहब ऐसा काम करते क्यों है, क्योंकि हम उनके ऊपर जब सवाल उठाते हैं कि किस तरीके से ब्लैक मनी की बात करते हुए ये सरकार बनाया था इन्होंने 2014 में, लेकिन उसके बाद से ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए इन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। जो भी कदम उठाए इन्होंने सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर, एक सत्तारूढ़ पार्टी के तौर पर अपने पार्टी के हित में फायदे के लिए सारे के सारे कानून बनाए।
हमने इसका विरोध उस समय भी 2017 में भी किया था, और इसको जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था, आपने याद करेंगे कि 2018 में 6 राज्यों के चुनाव होते हैं। ये अपने शेड्यूल के हिसाब से 1 महीने पहले एसबीआई को ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाने के लिए कहा जाता है, उसके बाद उसको एडिशनल अतिरिक्त समय भी दिया जाता है और फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड लाया जाता है। किस तरीके से एक चुनाव के परिणाम आने के बाद और इवन इलेक्शन होने के बाद भी इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सरकार से सीधा सवाल है। और दूसरी बात, हम अपने बीजेपी के मित्र अब शायद यहां पे आए होंगे, हाँ बिल्कुल है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जिस ओपेक सिस्टम की बात हम लगातार कर रहे थे, हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी ने बार बार ये सवाल उठाया था, आज उस पे मुहर लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और ये पब्लिक आई में, पब्लिक गलोर में ये सारे के सारे मुद्दे रहने वाले हैं कि किस तरीके से ब्लैक मनी की बात करने वाली सरकार, मोदी सरकार, ब्लैक मनी को बढ़ावा देती है और किस तरीके से किकबैक या मनी बैक के रूप में धनाढ्य संस्थाओं से और बिजनेस हाउसेस से उन्होंने पैसे किस तरीके से लिए, ये जांच का विषय है। हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से, और वो 13 मार्च तक का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है कि भाई वो जिसने दिए हैं, जिसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल करके चंदा दिया है या उसके जरिए चंदा दिया है, तो वो उसके सबके नाम आ जाएंगे, वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तमाम चीजें हैं। मैं चूंकि बीजेपी से जो है वो शमसी आजाद साहब हैं, तो उससे पहले मैं चूंकि समाजवादी पार्टी भी है, हमारे जो है सीनियर सहाफी भी हैं, उनसे रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा आजाद साहब, और गौरव जी आपके पास में आऊंगा। समाजवादी पार्टी का इस पर क्या मौकफ है, क्या जो है उसका मतलब जो है रिएक्शन है पहला? चूंकि हम देख रहे हैं तमाम जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं वो जाहिर तौर पर तो वो खुशी मना रही हैं या कह रही हैं कि ये एक बड़ी जीत है अपोजिशन की, चूंकि अपोजिशन पार्टियां ही जो है वो 2017 से इसकी मुखालफत करनी शुरू कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, हालांकि सुनवाई 2019 में शुरू हुई थी। तो क्या रिएक्शन है आपका समाजवादी पार्टी नेता होने के नाते इस बुरे मसले पर? सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने संज्ञान लेके जिसमें देश हित में ये कदम उठाया। हाँ। ये बॉन्ड सरासर फंडामेंटल राइट, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वोटर की, उसका हनन कर रही थी। किस किस ने चंदा दिया, कितना दिया? सबसे ज्यादा तो बीजेपी पे गया, और उसमें क्विड प्रो को किस किस ने किया, सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। समय आने दीजिए, जो समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कईयों के नाम सामने आएंगे। देखना ये होगा सीबीआई ईडी किस किस के घर जाएगी, किस किस की गिरफ्तारी होगी, किस किस पे मुकदमा होगा। तो ये देश हित में एक कदम है, हम इसका साथ दें। ठीक है, रजा हुसैन रिजवी साहब आपका क्या मौकफ है? सीनियर सहाफी होने के नाते जाहिर तौर पर मतलब कई बार ऐसा कहा जाता है, हुकूमत कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें, अगर उन्हें कोई काम करना होता है और ऐसा लगता है कि उसकी मुखालफत हो रही है या फिर उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करके वो कदम उठा करके या कानून बना करके या वो व्यवस्था करके पार्टी को कोई फायदा होगा, तो वो बहुत सारे रास्ते अख्तियार कर लेती है। इसके बारे में भी अपोजिशन ने यही कहा कि चोर दरवाजे से जो है वो एक तरीके से अपने जो साथी हैं या जिन्हें वो खुश करना चाहते हैं, जिनके लिए योजनाएं बनाना चाहते हैं, उन्हें खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है यार। और जाहिर तौर पर इसमें जो है वो आरटीआई के तहत भी कोई सवाल करने की किसी को मतलब परमिशन नहीं थी। तो कुल मिला करके हम इसका असर क्या होगा आम इंतखाबात पर, जनता पर क्या पड़ेगा, उस पर भी आएंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट का जो आज ये बड़ा फैसला है, जाहिर तौर पर ये एक तरीके से एक लंबे वक्त से डिमांड थी अपोजिशन पार्टियों की, 2017 से ही वो जद्दोजहद कर रहे थे और बार बार जा रहे थे। हालांकि चंदा तो उन्हें भी मिलता है, मगर चंदा वहां कम मिल रहा था, सामने वाली पार्टी को ज्यादा मिल रहा था, तो शायद ये भी कोई वजह रही होगी। कैसे आप इसको पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जब इलेक्टर बॉन्ड आया जी तो सभी पार्टियां, रब्बानी साहब जी, खुश थी। ऐसा नहीं था कि पार्टियां खुश नहीं थी। हाँ, क्योंकि इसलिए कि उनको चुनाव में जाना है, उनको पैसे की जरूरत है। बिल्कुल। तो फिर राजनीतिक चंदा अगर आएगा हाँ, तो कुछ ना कुछ तो उनके पास आएगा जी। अगर आप आंकड़ा देखना चाहें तो भारतीय जनता पार्टी 6,566 करोड़ जो है 2018 से 2023 तक जी उसको मिला है, और कांग्रेस को जो है 1,123 करोड़ रुपया मिला है जी। टीएमसी को जो है 1,092 करोड़ रुपया मिला है जी। आरजेडी को जो है 774 करोड़ रुपया मिला है जी। अच्छा, डीएमके जो है 617 करोड़ रुपए। अब कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी पूरे देश की है, हाँ, उसके पास कुल 23 करोड़ रुपया आता है, और टीएमसी एक राज्य की पार्टी है जी जी, उसके पास 1,092 करोड़ रुपया आ जाता है।
यानी कांग्रेस जो है खाली 31 करोड़ रुपया ज्यादा है टीएमसी से। जी। अब आप अगर आप देखें तो देखिए, जिसकी पार्टी रहती है, हाँ, जी 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 जी, जिसकी पार्टी होती है रब्बानी भाई, तो जाहिर सी बात है, पार्टी होती है तो उसके तरफ आकर्षण होता है। हाँ, और आकर्षण होने के बाद उसके पास पैसा पहुंचता है, ज्यादा लोग देते हैं। अगर यही आप देख लिए 2004 से और 2014 तक, हाँ, तो 3,982 करोड़ कांग्रेस के पास और 3,272 बीजेपी के पास, हाँ, और 892 सीपीआई के पास। हाँ, मगर बराबर का मामला था ना उस वक्त साहब। अब तो बहुत बड़ा गैप है, तकरीबन 6 गुना का गैप है। ये आप कह सकते हैं बड़ा गैप है, लेकिन हाँ, जो पार्टियां चढ़ती हैं जी, जो पार्टियां बढ़ती हैं, जाहिर सी बात है आदमी उन्हीं को पैसा देने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जी, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, इसके मतलब कहीं भ्रष्टाचार की बात नहीं है। हाँ, मतलब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उनका कहना है। हाँ, लेकिन गैर आईनी सुप्रीम है, कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहीं है। भ्रष्ट या भ्रष्टाचार या इसकी बात कहीं अपने जो है मेरा ख्याल है कि जजमेंट में ठीक है, नहीं लिखा है कि भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ। ठीक है। इन्होंने कहा कि आम जनता को जो वोट देने वाला है उसको जानने का अख्तियार है हाँ, कि कौन पैसा दे रहा है, कौन पैसा नहीं दे रहा है। अब आप समझिए, स्टेट बैंक को भी इससे फायदा हुआ, स्टेट बैंक को भी कमीशन मिला जी, 8.57 करोड़ रुपए उसको स्टेट बैंक के भी खाते में गया। तो कहीं ना कहीं ये जो बांड है, अब जब मुझे दूसरे राउंड पे आप बुलाएंगे जी जी, तो मैं आपके चैनल से बहुत बड़ी बात कहूंगा और ठीक है। बहुत अच्छी बात कहूंगा। ठीक है, हमें शमशी लगता है साहब के कि पास इसको मैं आ रहा हूँ। लोग शमशी आजाद इस्तेमाल साहब, अब आप करेंगे। जवाब दीजिए। जाहिर तौर पर तमाम सवाल जो है वो तमाम उंगलियां उठ रही हैं बीजेपी की तरफ। भाई क्यों लेकर के आए थे 2017 में? उस वक्त बड़ी बहस हुई थी और जो है अरुण जेटली साहब उस वक्त फिनेंस मिनिस्टर थे, जब उन्होंने कई सारे वादे किए थे, कई सारे मतलब दावे किए थे इसको लेकर के, चुनावी बॉन्ड को लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी। मगर आज मैं कुछ बयान पढ़वाता हूं आपको, कुछ बयान बताता हूं। चुनावी बॉन्ड पर रोक जो है, उसके बाद आतिशी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली हुकूमत की, वो कह रहे हैं कि पारदर्शिता तय करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा अहम कदम है और बड़ा फैसला है ये। राहुल गांधी जो है वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का जरिया बना दिया था, आज इस बात पर मोहर लग गई है। आपका जवाब। आपके सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, और पैनल में बैठे हुए सभी बड़े भाइयों को भी जी। तो भारतीय जनता पार्टी तो भाई जो कानून ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो हम उसका भी सम्मान करते हैं, उसका भी पालन करेंगे, और हम संविधान के ऊपर कभी जाने का काम ही नहीं करते जी। हमने तो कभी नहीं चाहता कि इस तरीके का काम हो कि हम ना बताएं भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई कानून लाने की बात कही हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, चाहे कोर्ट ने कहा हो, जो भी न्यायपालिका के अंतर्गत है, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरी तरीके से पालन करने को तैयार है। और ये रिजवी साहब ने अभी, हमारे बड़े भाई, उन्होंने बहुत सही बात कही कि जो देश की बड़ी पार्टी है और जो सत्ता में लगातार बनी हुई है, जैसे होता है ना कि आप शेयर खरीदते हैं उसी पार्टी का, आप शेयर करते हैं उसी कंपनी का कि जिसकी मार्केट में कंडीशन अच्छी होती है, जिसकी मार्केट में गुडविल अच्छी होती है, जिसके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, जो आपको लगता है कि सालों साल टिके रहेंगे, तभी आपका पैसा महफूज रहेगा और तभी आपका पैसा बढ़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये भी एक तरीके का चंदा है, जिसको कहा जाता है कि राजनीतिक चंदा, डोनेशन है, कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े राजनीतिक घराने हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो स्टेट बैंक के माध्यम से खरीद कर एक तरीके का बॉन्ड जो है, वचन पत्र जिसको कहा जाता है, कि जिसको भी है वो बताते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, और वो अपना भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में देते हैं। तो ये कोई गलत चीज तो भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी कहने की वो चंदा ले रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जनता अगर चाहती है कि किस पार्टी के पास कितना फंड आया है, किस पार्टी के पास कितना आया है और किसने कितना दिया है, तो ये जानकारी भी अगर जनता को मिल जाए तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और इससे जो भ्रष्टाचार है उसमें भी कहीं ना कहीं से रोक लगेगी। होता यह है कि चंदा पार्टियां बड़े बड़े घरानों से, और उसके बाद दिखाती है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं है, सामने वाली पार्टी के पास ज्यादा है। तो ये सारी चीजों का समावेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तरफ उसको पूरी तरीके से अमल में लाने का काम करेगी। अब जो काला बाजारी होती थी, जो काला धन जो इधर से उधर किया जाता था, जो काला पैसा लगाया जाता था, जो लोग काले पैसे की काला बाजारी करते थे और कहीं से इधर उधर से लूट के खसोट के भ्रष्टाचार का पैसा जो है किसी दूसरी पार्टी को दे देते थे और उसके बाद में फायदा लेते थे। होता ये था कि पैसा दे देते थे और बाद में फायदा लेते थे, टेंडर लेते थे, ठेका लेते थे,
कब्जा करते थे हर जगह, या राज्यसभा में जाने के लिए दबाव बनाते थे, एमएलसी बनने के लिए दबाव बनाते थे, अपनी अवैध बिल्डिंगें बचाने के लिए दबाव बनाते थे, तो वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब जो है जो शासन है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत अच्छा कदम है। और मैं समझता हूँ कि सभी पार्टियों को आरोप लगाने की जरूरत नहीं कि राहुल गांधी ने कहा कि इस तरीके से आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर, ये सब तो जाहिर तौर पर देखिए वो पहले दिन से इस चुनावी बॉन्ड स्कीम जो है उसकी मुखालफत कर रही है कांग्रेस पहले ही दिन से, ठीक है साहब। और बाकायदा जो है वो कई सारे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे उसी वक्त 2017 में ही, हालांकि सुनवाई जो है वो थोड़ा लेट शुरू हुई है। और आपने कहा कि पारदर्शिता को लेकर के ही, और कहीं पर्दे के पीछे किसी को फायदा तो नहीं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक तरीके से टिप्पणी की है। उनका साफ तौर पर यह कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने जो कई बातें कही है मैं उसका जिक्र कर दूं, किसी एक व्यक्ति की तरफ से दिए गए चंदे के मुकाबले किसी कंपनी की तरफ से दी गई फंडिंग का सियासी जो प्रक्रिया है या जो मतलब राजनीतिक सिस्टम है उस पर ज्यादा असर पड़ता है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भाई अगर कोई चंदा देता है, कोई फंडिंग करता है, तो ये पूरा गिव एंड टेक है, पूरा मसला, पूरा मामला जो है गिव एंड टेक होता है। और इसमें कोई बीजेपी के ऊपर इल्जाम नहीं है, कोई भी हुकूमत होती है, किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, चूंकि पार्टियां जो हैं वो तो पैसे से ही चलती हैं, खाली बातों से तो चलती नहीं। एक छोटा सा प्रधान का, एक गांव का प्रधान होता है, उसका चुनाव होता है, या फिर स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है, कितने पैसे खर्च होते हैं उसके अंदर, सबसे छोटा चुनाव होता है, सबसे छोटे इलेक्शन में भी आप समझ लीजिए कितना पैसा मतलब जो है वो लाखों रुपया खर्च होता है। सारी दुनिया जानती है कि किस कदर जो है वो पैसा बहाया जाता है। तो वो पैसा आता कहां से है, फिर पैसा आता कहां से है? तो जो कंपनीज या जो ग्रुप या जो लोग पैसा दे रहे हैं, फिर वो उसका दूसरे तरीके से उसकी वसूली भी करते हैं, या वसूली के तौर तरीके जो है वो ढूंढते हैं। हुकूमतों को उनके मुताबिक स्कीमें बनानी पड़ती हैं, योजनाएं बनानी पड़ती हैं, इसलिए सवाल उठते हैं। वो तो मैंने जी आजाद साहब, हाँ वो मैंने आपको बताया ना कि जी एक रूप में देकर पार्टी पे दबाव बनाना कि हमको यहाँ लैंड खरीदना है, हमको यहाँ बिजनेस करना है, हमारी कंपनी को ऑथराइज किया जाए, हमारी कंपनी को जमीन पर वो जो कब्जा दिया जाए, हम जो है हमको राज्यसभा भेजा जाए, हमको एमएलसी बनाया जाए। तो यही पहले पूर्व के लोग किया करते थे कि कारोबारियों से पैसा लिया करते थे और उसके बाद जो सरकार उनका जो है सरकार उनको जो है फायदा पहुंचाती थी। तो कम से कम जनता का पैसा इकट्ठा होकर जनता का ही पैसा है जो हम बड़ी बड़ी कंपनियां देती है किसी न किसी पार्टी को मदद करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और ये कांग्रेस आवाज ना उठाती, कांग्रेस लगा कि ठीक है। अनिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी जो राजनीतिक विश्लेषक साहब बैठे हुए थे उन्होंने बताया था कि 2004 से 2014 के पहले क्या पैटर्न हुआ करता था। 3200 कुछ करोड़ कांग्रेस को आए तो 3100 करोड़ कुछ बीजेपी को जाते थे। लेकिन अब इस तरीके के एक अपारदर्शी सिस्टम बना है जिसमें कोई भी औद्योगिक घराना, कोई भी व्यक्ति किसी भी विपक्षी पार्टी को चंदा देने से कतराएगा। मैं आपके सामने ऐसा बताना क्यों चाहता हूं कि सारा का सारा एक्सेस सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी के पास है। कोई भी जानकारी आरटीआई के दायरे में नहीं कि खरीदार कौन है, बॉन्ड को कब रिमिट कराया जाता है और बॉन्ड खरीदने की तारीख जैसे कोई भी महत्वपूर्ण सवाल जनता को जानने के जनता के सामने नहीं है या पार्टियों के सामने भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये हमारी आपत्तियां कहां पर थी। हमारी आपत्ति थी कि किस तरीके से इसको एक मनी बिल के तौर पर लाया जाता है जिससे राज्यसभा की महत्वपूर्ण बहस को इसको स्केप मिल जाए और एक अध्यादेश जैसा एक सिस्टम समझिए कि इसको जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें उसको बाईपास करके ये सिस्टम लाने का प्रयास किया जाता है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आरबीआई की नोटिंग है कि इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलेगा और हमारी जो मुद्रा है उसको अस्थिर करने का भी प्रयास किया जा सकता है। लेकिन उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को दरकिनार करते हुए सरकार ने इसका इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लेके आए। तीसरा एक महत्वपूर्ण जो मैं सवाल करना चाहूंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और सत्ता के बीच में एक अनकहा और अनदेखा रिश्ता स्थापित हो जाता है, जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, जिसकी बात हमारे बीजेपी के मित्र भी कर रहे थे। वो बताना की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से ब्लैक मनी को इंस्टीट्यूशनलाइज करके कोई राज्यसभा की सीट ले लिया करता था। और आज क्या हो रहा है, किस तरीके से हिंदुस्तान के 30% एयरपोर्ट, 30% पोर्ट, 30% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक व्यक्ति के पास चला जाता है और उस व्यक्ति की कमाई पिछले 4-5 सालों में उसकी संपत्ति 500 गुना बढ़ जाती
है, लेकिन एक अदद हिंदुस्तानी की संपत्ति उस तरीके से नहीं बढ़ती है। किस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के पर्दे के पीछे से, ये सारी की सारी जानकारी पर्दे के बाहर लोगों के समझ कोई भी जानकारी आरटीआई के दायरे में नहीं है, और इसके लिए ही हम इसकी मुखालफत करते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, उससे सहमत मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड हटाया जा रहा है। अभी आप देखिए कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर के सिस्टम में कोई भी धनाढ्य समूह, कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यवसायी किसी भी विपक्षी पार्टी को पैसा देने से कतराएगा, क्योंकि इनकी एजेंसियों के पास सारी की सारी जानकारी है और उसके पीछे फिर से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी विभाग लगा दिए जाएंगे। दिक्कत की बात यह है कि हमारी जो लोकतंत्र है उसके जो सबसे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के द्वारा प्रदत्त हमारी शक्तियां हैं एक मतदाता के तौर पर, हमारे से ये जानकारी अनजान है कि किस तरीके से हमारी पार्टियां मालामाल होती जा रही, कुछ एक पार्टियां मालामाल होती जा रही, ये जानकारी मतदाता के लिए अवेलेबल नहीं है। हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं और इसमें प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट का क्या रोल रहता है, इसको ये आने वाले टाइम में इसको इन्वेस्टिगेशन का मैटर होना चाहिए। और एसबीआई को जो एक टाइम बाउंड तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया हुआ है वो स्वागत योग्य कदम है। उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरीके से व्यवसायियों के और सरकार के बीच में एक अनकहा और अनदेखा जो रिश्ता स्थापित करने की कोशिश करी जा रही है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों मतदाताओं को दरकिनार करके उसका पर्दाफाश होना जरूरी है और हम सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए बधाई देते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं शमशी जी आप? आजाद साहब, ये कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, क्या इन्होंने इतना सामान किया अब ये मानने को तैयार है? ये समझ रहे हैं ना, इनको तो ये लगता है कि जुडिशरी दबाव में है। ये तो यही कहते हैं ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता तो फौरन ये कह देते कि सरकार के दबाव में है, न्यायपालिका इनके दबाव में है, प्रशासन इनके दबाव में है, इलेक्शन आयोग इनके दबाव में है, इलेक्शन कमीशन, तो ये सारी चीजों का तो दबाव बना देते हैं। ये जब कर्नाटका में जीतते हैं तो कहते हैं, बड़ी वाहवाही करते हैं कि जनता की जीत हुई, जनता ने जिता दिया, फलाना किया, ठिकाना किया। लेकिन जैसे ही आप मध्य प्रदेश में आते हैं फौरन आप आरोप लगा देते हैं कि यहाँ पर जो है ईवीएम का काम हो गया, प्रशासन ने दखल दे दिया, सरकार ने जो है तो यहाँ पर बेईमानी की। तो कम से कम तो ये कहे ना कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून का राज है। रजा हुसैन रिजवी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप कह रहे थे कि कोई बड़ी अहम बात आप कहने वाले हैं, कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं, कोई बड़ा बयान देने वाले हैं। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि देखिए, एक तो ये कि इसमें जो है वो करप्शन की बात जिस वक्त जो है उसको लेकर के आए थे, मतलब अरुण जेटली साहब, 2017 की बात है, उस वक्त हयात थे वो, तो उस वक्त उन्होंने कहा था ये जो स्कीम है इससे जो फंडिंग मिलेगी पॉलिटिकल पार्टीज को, उससे जो चुनावी प्रक्रिया है वो आसान भी होगी और पारदर्शी भी होगी। मगर यहां पर कांग्रेस लगातार या दूसरी पार्टियां जो है वो ये कह रही है कि पारदर्शिता नहीं आएगी, बल्कि इससे तो और ज्यादा मामला खराब होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, ये जो गैप है, जैसे आपने कहा भाई 4 से 14 के बीच ये था और 14 से जो है वो अब तक ये है 2023 तक, ठीक है साहब, ये जो गैप है मतलब 6 साढ़े 6 गुना का, क्या लगता है आपको, क्या मतलब ये खौफ है बीजेपी का कि भाई अगर उसको पता चलेगा कि कांग्रेस को भी जो है वो फला उद्योगपति ने या फला ग्रुप ने या फला किसी इंडिविजुअल ने पैसा दिया या इतना चंदा दिया है, तो उसके खिलाफ जो है ईडी, सीबीआई, वो तमाम तरह की कार्रवाइयों का जो एक तरीके से वो आरोप और इल्जाम लगते हैं या बातें होती हैं, ठीक है साहब, या फिर ये जो लोकप्रियता है कांग्रेस की वो इतनी कम हो रही है, या उसके ऊपर से उद्योगपतियों का भी, इंडिविजुअल्स का भी, अलग अलग ग्रुप्स का भी वो यकीन उठ रहा है? कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए रब्बानी साहब, जो पार्टियां सत्ता में नहीं हैं वो बिजनेसमैन को क्या फायदा दे सकती हैं या ठेकेदार को क्या फायदा दे सकती हैं? आप बताइए। जब सत्ता में नहीं है तो क्या फायदा, कौन सा बेनिफिट दे सकती है? जो सत्ता में रहता है वो चाहे अपोजिशन में, अपोजिशन पार्टी भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट वे में, देखिए अगर कांग्रेस की बात हम करें, अभी ठीक है वो 3 सूबों में उसकी हुकूमत बची है, तो वो अगर पार्टी को चंदा देती है वो तेलंगाना के जरिए देगी या जो है वो हिमाचल के जरिए देगी या आपका कर्नाटक के जरिए देगी, तो वो उन सूबों में उनकी मदद हो सकती है। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट में किन इश्यूज को उठाना है, ये तो हालांकि मैं ये डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगा रहा हूं किसी के ऊपर या नहीं कह रहा हूं, मगर इस तरह की चीजें भी होती हैं। ये टीएमसी की जो है वो मेंबर पार्लियामेंट थी, उनके ऊपर किस तरीके से इल्जाम लगे, ठीक है साहब, तो वो क्या चुनावी बॉन्ड के जरिए भी ऐसा हो सकता है क्या? सवाल तो है, लोगों के जहन में सवाल पूछते हैं लोग इस तरह के। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि टीएमसी एक स्टेट में उसकी सरकार है और उसके पास बांड है 1092 करोड़,
क्या है भाई ये? इसके मतलब कि वो आम जनता में उसकी अपनी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि लोग उसको ज्यादा पैसा दे रहे हैं, एक स्टेट होने के नाते भी। लेकिन देखिए, हमारे भी एक साथी ने बैठ के कहा कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, देखिए सरकार में पार्टियां रहती हैं, फिर पार्टियां विपक्ष में आ जाती हैं। केंद्र में सरकार थी, अब सरकार विपक्ष में आ गई, अब जो है कांग्रेस विपक्ष में आ गई। भारतीय जनता पार्टी कई बार सत्ता में रही, फिर विपक्ष में आ गई। लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स हमेशा रहती है और उसका इस्तेमाल सब करते रहते हैं। जितनी पार्टियां हैं, ये कोई पार्टी ऐसा नहीं कि आज बीजेपी कर रही है, फलाना कर रही है, सब करते रहते हैं। जिसकी सत्ता रहती है वो करता है, इस्तेमाल करता है। कितने बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल अब्बानी साहब। लेकिन अब आगे सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं। जी, इलेक्शन कमीशन पूरे देश के अंदर इलेक्शन कराता है। इलेक्शन कराने में जी ट्रांसपोर्ट का पैसा खर्चा होता है, बिल्कुल। जो लोग आते हैं जाते हैं उन पर पैसा खर्च होता है, सिक्योरिटीज लगती है उस पर पैसा खर्च होता है, ईवीएम आता है उस पर पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो यही इलेक्शन कमीशन जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको भी रुपया दे कि 1 करोड़ रुपया प्रत्याशी को, 50 लाख प्रत्याशी को, और प्रत्याशी इसी से लड़ेगा। कसम खुदा की करप्शन बंद हो जाएगा। कोई पार्टियां जो है ये बैक डोर से पैसा इकट्ठा नहीं करेंगी, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन दे ही रहा है उनको चुनाव लड़ने के लिए, उतना ही में उनको चुनाव लड़ना है। आप देखिए पहले राजनीति लोग कैसे कैसे एमएलए एमपी बनते थे। मैं आपको आधा सेकंड में बना दूं कैसे बनते थे एमएलए एमपी पहले, 20 साल पहले। एक जिले का छोटा सा लीडर तैयार होता था, छोटी छोटी बातों के लिए बिजली का दाम बढ़ा, धरना प्रदर्शन किया जी। नगर में सफाई नहीं हो रही है, बिजली खंभे नहीं लगे, सड़क नहीं बनी, उसके लिए धरना प्रदर्शन उससे शुरू किया। कचहरी पे धरना प्रदर्शन किया, जो आदमी बीमार है उसका इलाज जाके करा दिया। थाने के अंदर जो है किसी देखा गलत मुकदमा लिखा गया, गलत चोर बनाया गया, उसको जाके कहा भाई इंस्पेक्टर साहब ये क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद अपने जिले में बढ़ता बढ़ता उसने चुनाव लड़ा। कहीं नहीं, नेताजी बहुत अच्छे हैं भाई, इसको एमएलए बना दो। जितना धरना प्रदर्शन आप रब्बानी साहब करते रहिए, कुछ नहीं। अगर आपके पास ये ठन गोपाल नहीं है तो पैसा नहीं है तो कोई मतलब नहीं। आज प्रदर्शन कीजिए तो ये कहां से आएगा, ये कहां से आएगा करोड़ों रुपया। ये कहीं ना कहीं बैकडोर से आएगा और गलत तरीके से आएगा, घोटाले से आएगा। तो मैं आपके इस मुंसिफ टीवी से, इलेक्शन कमीशन से मांग करना चाहता हूं कि कोई नेता नहीं डरेगा ईडी से, कोई नेता नहीं डरेगा सीबीआई से, कोई नेता नहीं डरेगा इनकम टैक्स से, कोई छुपा छुपा भागा नहीं घूमेगा, कोई ईडी की संबंध से घबराएगा नहीं कि हम 3 बार अब नहीं आया नहीं जाएंगे, भागा भागा घूमेगा। कोई दिल्ली में चला आएगा, अपना जो है चार्टर ट्रेन छोड़ देगा, बैकडोर से फिर निकल जाएगा अपने स्टेट। ये नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि चुनाव लड़ने के लिए भी फंडिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करे, आप ये कह रहे हैं, या सूबे के जो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फंडिंग करे। गौरव जी, विपक्ष को लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने ना, कोई बांड लाने की जरूरत है, इलेक्ट्रिक बांड लाने की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। मगर ये बहुत आइडियल सिचुएशन में इलेक्शन होंगे, क्या वैसा मुमकिन है, क्या वैसा हो सकता है? गौरव जी आप भी जानते हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, गांव का प्रधान का जो एक इलेक्शन होता है ना, बहुत छोटा होता है। एक छोटा सा गांव है, मान लिया 2000 की आबादी का, उसके गांव का प्रधान बनना है, 2 या 3 कैंडिडेट है। हम देखते हैं कि ये हमारा खुद का देखा हुआ है कि एक एक कैंडिडेट 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च कर देता है। ठीक है साहब, तो जब एक छोटे से गांव का 2-2.5 हजार गांव की आबादी है, इतनी आबादी का एक जो है वो प्रधान या कैंडिडेट इतने पैसे खर्च कर देता है, तो फिर एमएलए एमपी के जो इलेक्शन होते हैं वो सारी दुनिया जानती है कि कितना पैसा खर्च होता है। और जैसे रजा साहब जो है वो कह रहे थे कि मतलब ऐसा हो कि इलेक्शन कमीशन फंडिंग करे 1 करोड़ 2 करोड़। हालांकि पार्टियां तो देती हैं अपने लेवल पर, देखते हैं कैंडिडेट के हालात क्या है, वो चुनाव लड़ाने के लिए पैसे भी देती हैं कई सारे कैंडिडेट्स को, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो। ठीक है साहब, तो क्या ये मुमकिन है, क्या ऐसा जो है वो संभव लगता है आपको कि वो इलेक्शन कमीशन जो है वो फंडिंग करे और उसको ना किसी से चंदा लेने की जरूरत है, ना इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत है, ना तमाम तरह की, ना पर्दे के पीछे से, ना कहीं दाएं से ना बाएं से कोई पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े ही साफ सुथरे तरीके से जो है वो इलेक्शन हो जाएगा, ना करप्शन होगा, सीधा इलेक्शन? जी देखिए, देश बहुत बड़ा है, हाँ, बहुत बड़ी हायरार्की है,
इतना बड़ा सिस्टम बदलने के लिए बहुत बड़ा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हाँ, मैनेजमेंट चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार करेगी तो डिसीजन अच्छा है। करप्शन रोकने के लिए जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करप्शन रोकने के लिए ले उसके हम हक में। आप देखिए ना, पिछले 6 सालों में लमसम 1094 करोड़ रुपए प्रति वर्ष भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जिन लोगों ने दिया है उन्होंने उद्योग खोले होंगे उसी स्टेट में, उन्होंने वहां पे टेंडर लिए होंगे बड़े बड़े, उन्होंने व्यापार किया होगा, उन्होंने उससे मुनाफा कमाया होगा। तो सारा ही जब लेकिन बीजेपी चाहती है ये सब चीजें जनता के समक्ष ना आए, वोटर जो है उसको ना पता लगे। जैसे पीएम केयर फंड का पैसा था, कहाँ गया, कितना आया, कितना हजम हो गया, कहाँ लग गया, किसी को नहीं पता। टन गोपाल। तो ये बीजेपी की अब जो मुझे लगता है कॉर्पोरेट वाली जो चल रही है ना दुकानदारी, ये बंद होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का मैं समर्थन देता हूँ, बहुत धन्यवाद बोलता हूँ सुप्रीम कोर्ट को। और जैसे ही नाम क्लियर हो जाएंगे जिन्होंने इनको फंडिंग की है, तो उन पे सीबीआई ईडी में देखता हूँ कब जांच होगी। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि जो नाम सामने आ जाएंगे फिर उनकी जांच होनी चाहिए कि कितना पैसा दिया, और इतना पैसा दिया है एक लिमिट से ज्यादा तो वो क्यों दिया है, उसके बेनिफिट्स क्या मिले हैं उसको। कितने उद्योग खुल गए, अंबानी जी ने जितना दिया उनके कितने उद्योग खुल गए उसके भी आपको ठीक है, तो लगे। ठीक है, आखिर ये सब पैसे का जाली है। हाँ, अनित सिंह जी, मैंने एक सवाल पूछा था और वो था रजा हुसैन रिजवी साहब से मैंने पूछा था कि क्या आपको ऐसा लगता है, वो सवाल आपसे कि क्या अगर ये इतना बड़ा डिफरेंस है, 6 गुना का फर्क है, मतलब 1100 के आसपास मिल रहे हैं सिर्फ, और अगर हम टीएमसी की बात करें तकरीबन उतने ही पैसे या उतना ही चंदा जो है वो मिल रहा है टीएमसी को, एक सूबे की पार्टी है, वो नेशनल पार्टी नहीं है, ठीक है साहब। तो क्या जो उद्योगपति हैं, कॉरपोरेट घराने हैं इस देश के बड़े, जो बहुत रईस लोग हैं, जो मतलब पहले पैसा देते थे, पार्टी की मदद करते थे, वो अब जो है वो पीछे हट रहे हैं खौफ की वजह से, या फिर कांग्रेस के ऊपर से उन्हें जो है वो अब पहले की तरह यकीन नहीं रहा, कांग्रेस की लीडरशिप में यकीन नहीं रहा, या उनको लगता है कि कांग्रेस से कुछ नहीं हो पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो उनको चंदा भी नहीं देते अपने पैसे को, वो उनको लगता है कि अगर पैसे देंगे तो कहीं बर्बाद ना हो। देखिए, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अभी जो पिछला हाल का चुनाव हुआ है 5 राज्यों का, उसमें बीजेपी से ज्यादा वोट, 10 लाख वोट ज्यादा हमने सिक्योर किए हैं। अगर हम आम चुनाव 2019 की भी बात कर लें तो उनको 19 करोड़ वोट मिलता है, हमें 11 करोड़ 90 लाख, मतलब करीब करीब 12 करोड़ वोट मिलते हैं। तो ये समझने की भूल नहीं होनी चाहिए लोगों को कि कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार कम हो रहा है या वो बैकफुट पर है इसलिए इतना बड़ा सेटबैक मिल रहा है। हमें अपने सिस्टम को करेक्ट कैसे करना है, ये सवाल उस पर है। सरकार किस मंशा से काम कर रही है, सवाल उस पर है। अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक साहब जो विश्लेषण कर रहे थे कि अगर जो पार्टी विपक्ष में है उनको चंदा क्यों मिलेगा, आप बताइए 2004 से और 2014 के पहले का जो आपने ही फिगर दिया है उसको कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि उस समय की विपक्ष की पार्टी को इतने चंदे कैसे मिला करते थे। आज देखिए जिस तरीके से ये सिस्टम को ओपेक बनाया गया है और इसमें सत्तारूढ़ जो पार्टी के पास जो हनक का चाबुक है जिसके तहत विपक्षी पार्टियों को लोग चंदा देने से सहम रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहले के सिस्टम और आज के सिस्टम में फर्क है। पहले के सिस्टम में क्या था कि ब्लैक मनी लोग डाला करते थे, लेकिन आज का सिस्टम ऐसा है कि वही पैसा सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी के पास ही जाएगा। ये मनी को कॉन्सेंट्रेट करने का एक तरीका बनाया गया है जो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आज की रूलिंग स्टैब्लिश करती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार का एक विचित्र बयान क्या है इस मामले में कि कॉर्पोरेट्स को गुप्त रूप से दान करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो कि नागरिकों के गुप्त मतदान के अधिकार के बराबर होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये आरटीआई के रूल और आर्टिकल 19 के बराबर की चीज है? ये हमारे आर्टिकल 19(1)(a) को पूरी तरीके से वायलेट करता है। कानून मंत्रालय ने ये जबकि इसके नोटिंग में लिखा है कि चुनावी बॉन्ड पारित करने का जो ये सरकार का मार्ग है वो अवैध है, लेकिन फिर भी इसको हस्ताक्षर किया गया और सारे के सारे असंवैधानिक तरीके अपनाए गए। जिस तरीके से इसको मनी बिल के रूप में लाया जाता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ चुनिंदा घरानों को चाहे वो
हम उसको पुख्ता तरीके से नहीं कह सकते कि उनको किकबैक के रूप में क्या फैसिलिटीज मिली है, लेकिन ये डेफिनेट दिखता है कि किस तरीके से मनी कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है हिंदुस्तान में, क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकारी तौर पर, किस तरीके से मोनोपोलीज तैयार करी जा रही है, उसमें इस चुनावी बॉन्ड का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है। एक सरकार के तौर पर जो लोगों के सामने, मतदाताओं के सामने ये अधिकार होना चाहिए कि उनकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनको रिप्रेजेंट करती है, उनकी फंडिंग का क्या मामला है, लेकिन वो ये सिस्टम पूरी तरीके से अवैध है, अपारदर्शी है, और किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो सरकार में बैठी हुई हैं उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, ये जग जाहिर होता है। अब सवाल यह आता है कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया है। मैं एक और जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि 2018 के इलेक्शन के पहले जिस तरीके से इसको जो तय शेड्यूल था अप्रैल 2018 का, उसके पहले ही इसको रिलीज करने की पीएमओ से ऑर्डर जाते हैं एसबीआई को, और उसके बाद जब इलेक्शन, कर्नाटक के इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, उस समय 6 राज्यों के इलेक्शन थे, कर्नाटक में इलेक्शन खत्म होने के बाद जब उसमें 10 दिन की एक अतिरिक्त विंडो खोलने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब सारे के सारे सवाल संदेह उत्पन्न करते हैं कि किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं। देखिए यहां पे जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं वो चीजों को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले का सिस्टम कैसा था, अभी का सिस्टम कैसा है। सिस्टम एक हमेशा के दौर के टाइम पे उसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, उसको पारदर्शी बनाना, सरकार बदलाव होते हैं, मगर वो पॉजिटिव बदलाव होने चाहिए और उसको अच्छा करने का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। लेकिन जो सरकार की नीति में, इस समय की सरकार की नीति में वो हमें दिखाई नहीं देता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि इसमें सारे के सारे असंवैधानिक तरीके अपनाए गए हैं इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए, और इसका बेजा इस्तेमाल एक सत्तारूढ़ पार्टी अपने हित के लिए कर रही है, हम उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। ये दूसरा मुद्दा है जिसको हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है एसबीआई को सारी की सारी जानकारी साझा करने के बाद, उसके बाद हमें पता लगेगा कि किस तरीके से इसमें किकबैक के तौर पर पैसा लिया गया है वित्तीय संस्थाओं से या वित्तीय घरानों से, और उसको उनको किस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई सरकार के तौर पे। ये खुलासा अभी ये जानकारी मिलने के थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। जरूर बिल्कुल। शमसी आजाद साहब, ये तमाम सवाल जो है उठ रहे हैं और सारी बातें हो रही हैं, और प्रशांत भूषण जो है सुप्रीम कोर्ट के, मतलब आप जानते हैं कि वो बहुत सीनियर लॉयर हैं, वो कह रहे हैं कि गुमनामी चुनावी बॉन्ड और कॉरपोरेशंस द्वारा राजनीतिक पार्टियों के असीमित फंडिंग को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने सबसे पहले तो उनको कहा कि ये बधाई के पात्र हैं और मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक भुनाए गए बॉन्ड का खुलासा करने का भी निर्देश दिया है कि किसने किसको कितना पैसा दिया, इसका हमारे चुनावी तंत्र और राजनीति पर लंबे वक्त तक असर रहेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं आज के फैसले का पॉलिटिकल पार्टीज पर, बीजेपी पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यह भी एक सवाल उठ रहा है कि इलेक्शन से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है, टाइमिंग बड़ी अहम है, और जो पैसे आने थे वो तो आ गए, वो तो जाहिर तौर पर वो वापस तो लिए नहीं जाएंगे, तो वो तो इंतखाबात सामने है, खर्च होगा, सारी चीजें हैं, पूरी प्लानिंग तैयार हो गई होगी, तो इसका असर जो है वो सियासत पर और पॉलिटिकल पार्टीज पर क्या कुछ पड़ने वाला है, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम वही करती संविधान के दायरे में रहता है। जो कानून हमको, जिस कानून हमको अनुमति देता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, हम वही काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा कोई निर्णय लिया है तो उसका सम्मान जनता पार्टी, जरूरी नहीं कि सबसे चंदा लेकर जनता पार्टी आज की स्थिति में उसके पास इतना अपना खुद का बजट, अपना बैलेंस है, वो चुनाव लड़ सकते हैं और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है। आज देख रहे हैं आप लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का विश्वास, जनता पार्टी को चंदा क्यों दे रहे हैं? टीएमसी की बात है तो टीएमसी लगातार पश्चिम बंगाल में मजबूती के साथ रही है, विपक्ष लगातार सत्ता पे रही है, तो लोगों का रुझान बढ़ा, लोगों का विश्वास बढ़ा, लोगों का एतबार बढ़ा, तब उन्होंने जो है तो कहीं ना कहीं उसको पार्टी के फंड में पैसा दिया। तो यही आज भारतीय जनता पार्टी है कि लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी है और सत्ता में लगातार बड़ी पार्टी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है उसको पूरा करती है। आज मोदी ने भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में जो है भारत की एक अलग जो छवि बनाई है, जिसकी वजह से मार्केट आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत ऊपर है। मैंने आपको हवाला दिया था कि शेयर मार्केट में भी आदमी लगता है तो पहले चेक करता है कि कौन सी कंपनी कितनी पुरानी है, उसका क्या प्रोडक्ट है, मार्केट की क्या वैल्यू है, और आने वाले वक्त में वो रहेगी हमारा पैसा यहाँ पर सेफ है कि नहीं है, हम इससे फायदा उठा सकते कि नहीं उठा सकते।
तब उसके बाद आदमी 10,000 20,000 छोटी सी रकम लगाता है। और यहाँ पर तो ये है कि करोड़ों करोड़ों में लोग जो भारतीय जनता पार्टी को पैसा दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनका विश्वास है, कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अरे बड़े भाई साहब में कांग्रेस पार्टी की लगातार तारीफ कर रहे थे कि 10 करोड़ वोट मिला, 5 करोड़ वोट मिला, लेकिन आप देखेंगे लगातार आपकी पार्टी के ही नेता आपको छोड़कर चल जाते, तो ये आंकड़ा उनको क्यों नहीं समझ में आता? ये आंकड़ा उनको बताइए ना। जनता को भ्रमित करने से क्या फायदा है कि हम उससे ज्यादा वोट पाए थे, उससे ज्यादा वोट पाए थे। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि लगातार आपकी पार्टी गिरती जा रही है, लगातार छवि गिरती जा रही है। आज उनकी पार्टी में बड़े नेताओं का अभाव हो गया है। लगातार कम से कम 100 बड़े नेता थे, आज आप गिनती जाइए तो कम से कम गिनती के 4-5 नेता कांग्रेस पार्टी के पास बचे हुए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का घमंड और अहंकार है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बात समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राजनीति को कही जाएगी छोटा वो बड़ी बात है। लेकिन आप देखें कि देश में 2024 का चुनाव होना है, जहां लोग अपने प्रत्याशी चुन रहे हैं, जहां लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जहां लोग प्रत्याशियों का चुनाव कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, योजनाओं को लागू कर रहे हैं, वहां जो है टी शर्ट बेचकर और झंडा बेचकर जो है वो भीड़ इकट्ठी की जा रही है। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजनीति की कमी है राहुल गांधी में, जिसकी वजह से लगातार कांग्रेस होता चला रहा है। और आज सोनिया गांधी जैसी बड़ी नेता ने आज उत्तर प्रदेश में ये समझ लिए कि बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और राज्यसभा के लिए उन्होंने राजस्थान से पर्चा भरा। मगर साहब ऐसे तो जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, जो बीजेपी के मतलब नेशनल प्रेसिडेंट है पार्टी के, वो भी राज्यसभा जा रहे हैं, तो ये तो कोई दलील नहीं हुई ना कि भाई अगर कोई लोकसभा सीट छोड़ करके राज्यसभा जा रहा है तो इसका मतलब वो कमजोर हो गए या वो सुबह छोड़ना चाह रहे हैं। कल हमने डिबेट की थी इस मसले पर, तो ये वो उनकी कुछ वो कह रहे सेहत का मामला है, ये सियासत का मामला नहीं, उनकी सेहत से जुड़ा मामला है। और जेपी नड्डा इतने बड़े लीडर हैं पार्टी के, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसके लीडर भी, उसके प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं अगर राज्यसभा में, तो इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? बात हो जाने दी पूरी। जो लगातार अपना परिवार था ना रायबरेली, जैसे उन्होंने लेटर में लिखा आज कि ये हमारा परिवार है और हमेशा हम इससे जुटे रहेंगे, तो ये बात है ना कि हमेशा रायबरेली और वहां पे आएंगे। अब प्रियंका गांधी का इंतजार कीजिए, प्रियंका गांधी आ रही है वहां पर जी। आज अगर मोदी जी बनारस से नहीं लड़ते तो जरूर उनके ऊपर सवाल उठेगा कि क्या बात होगी कि भाई मोदी जी बनारस से नहीं लड़ेंगे चुनाव, बात होगी कि नहीं होगी। तो ये कहा जा रहा है राजनाथ सिंह भाई 2000 से लेकर के 2004 से लेकर के 2019 तक लगातार चुनाव लड़ी और अभी तक वहां पर मेंबर पार्लियामेंट है वहां से वो, तो इतने लंबे वक्त तक लगातार 20 साल तक कोई उन्होंने वहां की एक तरीके से जो है वो नुमाइंदगी की है और किसी वजह से वो तो उसको वो एक पर्सनल इशू है, उसको कहां फिर आप उस बात का जवाब दीजिए कि जेपी नड्डा साहब जो है वो क्यों जा रहे हैं राज्यसभा में, क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकते? जा रही है इस वक्त, तो कम से कम सोनिया गांधी को यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन उनके न लड़ने से यही बात साफ समझ में आती कि उनको भी समझ में आ गया है जब हमारे प्रदेश से रायबरेली। अनिल जी कोई जवाब देना चाहेंगे इस बात पर आप? अनिल जी से बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा जवाब था हमारे बीजेपी के मित्र का, वो विषय से पूरी तरीके से परे था। अगर सिर्फ राजनीति की बात करनी है तो लोगों को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से किसान वर्ग, अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के चारों तरफ सारे बॉर्डर्स फोर्टिफाइड हो चुके हैं। हम जो नजारे देख रहे हैं वो हमने आजाद भारत के इतिहास में नहीं देखे थे। जिस तरीके से किसानों के मैटर को देखा जा रहा है, किस तरीके से एमएसपी की जो गारंटी थी उसको दरकिनार कर दिया है, जिस तरीके से यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई इस समय 45 साल की सर्वोच्च दर पर है, बेरोजगारी की बात करें तो हर 6वां ग्रेजुएट हिंदुस्तान में इस समय बेरोजगार है। साहब मुझे बोल लेने दीजिए, एक बार सुन लीजिए, वो भी सुन रहे थे, वो भी आपको बड़े सब्र के साथ सुन रहे थे, आप भी सुन लीजिए प्लीज। बेरोजगारी की दर इस समय 40 साल में सबसे ज्यादा है, हर 6वां ग्रेजुएट हिंदुस्तान में इस समय बेरोजगार है। हम जिस तरीके से हमारी आर्थिक स्थिति है, 80 करोड़ लोगों को सिर्फ 5 किलो के राशन की लाइन में लगा दिया गया है, ये कितनी विषद स्थिति है ये लोगों को समझने की बात है। हंगर इंडेक्स जैसे कितने सारे जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड के सर्वेज हैं उसमें हम कहां पे हमारी रैंकिंग है वो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बीजेपी को ये ऐसा भान होता है कि हम विदेशी शक्तियों की या विदेशी मामलों की बात में हम इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जो यहाँ के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। हिंदुस्तान के 90% लोगों के पास यहाँ की सिर्फ 10% संपत्ति है। कुछ क्रोनी कैपिटलिज्म को किस तरीके से सरकारी तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स तो उनको औने पैरोदारों पर किस तरीके से प्राइवेटाइज करने के नाम पर किया जा रहा है, ये लोगों के सामने जन जाहिर है। सेना की बात करें तो जो अग्निवीर की योजना है, बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, मगर ये 10 साल में तो हो नहीं गया। ये जितने उद्योगपति हैं भाई, अगर आज आप जो है वो अडानी अंबानी की बात करते हैं, चलो अंबानी भी ऐसा नहीं है कि 10 साल में ही
मतलब जो है वो आए हैं इस फील्ड में, वो भी लंबे वक्त से जो है वो थे, कॉर्पोरेट घराने से उनका ताल्लुक है, मतलब वो बढ़ा रहे अपने आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार को। और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी, यूपीए के दौरे हुकूमत में या उससे पहले कांग्रेस की, तो कोई ना कोई और किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है औद्योगिक घराने, मतलब जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, तो उनको दरकिनार कर देना, ये बात ठीक है कि भाई आपको ऐसा लगता है कांग्रेस को कि वो एक तरफ झुकाव ज्यादा है, उस पर बात हो सकती है कि किसी एक घराने पर, है ना, ठीक है साहब, मगर वो सिर्फ ये कह देना कि पिछले 10 साल में ही सब कुछ हुआ है, इतना खराब हुआ है, वैसा तो नहीं है ना भाई। 55 साल तो हुकूमत आपने भी की है अलग अलग वक्त में। रब्बानी जी देखिए, जो यहाँ पे हमारी ग्रोथ थी, जो जीडीपी की ग्रोथ थी, वो 7.9% हुआ करती थी, जो इस समय घटकर 5.4 पर आ चुकी है। जो यहाँ पे बेरोजगारी की दर जब हमारी सरकार यहाँ पर थी, तो वो 7% के आसपास थी, 7.3 या 4 के थी, और वो इस समय 8.9% तक पहुंच चुकी है। आपको लगता नहीं कि ये फिगर या डाटा कुछ अलग बोलते हैं? हमें लोगों को समझने की जरूरत पड़ी कि अडानी का नाम भी आपने नहीं सुना होगा या बहुतों ने नहीं सुना होगा। उनकी संपत्ति कोरोना काल में ही 500 गुना बढ़ गई है। कोई ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान में है क्या जो प्रधानमंत्री वायदे करते हैं, आज उन वायदों की पोल खोल लीजिए तो लोगों के सामने अगर सही जानकारी पहुंच जाए तो लोगों को पता लग जाएगा कि किस तरीके से सरकार ऑपरेट कर रही है। इसमें हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा था। आप इसको असेस करिए गवर्नमेंट के पोर्टल पे कि कितने नौकरियां दी जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पे किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करी गई थी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की बात करी थी। हिंदुस्तान में आप टॉर्च लेके घूम जाइए, कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो किसान हो जिसकी आमदनी दो गुना बढ़ गई हो। जिस तरीके से कालो कानून लाने की मंशा थी, जिस तरीके से उसमें कॉर्पोरेट्स को घुसाने की मंशा थी, ये सारी की सारी चीजें दिखाती हैं कि ये सरकार सिर्फ कुछ चुनिंदा मित्रों के लिए काम कर रही है। 140 करोड़ लोग सिर्फ इनके लिए एक वोट बैंक के तौर पर काम करते हैं। ये उनके हित के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है। मैं बार बार आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, और सरकार के ऊपर बहुत न जाने कितने सवाल है, चाहे वो चाइना के बॉर्डर का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीरों का मुद्दा हो, चाहे पुलवामा की बात कर लीजिए। आज तक आपको नहीं पता लगा होगा कि 300 किलो का आरडीएक्स कहां से आया है। ना हमारे बीजेपी के मित्र बता पाएंगे, ना प्रधानमंत्री महोदय बता पाएंगे। लेकिन हम जो अभी, क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है, इसलिए हम इस कॉन्टेक्स्ट पर लिमिट करेंगे। हम पूरी तरीके से उम्मीद करेंगे कि ये गैर संवैधानिक जो एक्ट लाया गया था, ये स्कीम जो लाई गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड को, ये पूरी तरीके से विड्रॉ होनी चाहिए, और इसके तहत जो जानकारियां हैं लोगों के समझ आनी चाहिए। मतदाताओं को पूरा अधिकार है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत कि उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जिस पार्टी को वोट कर रहे हैं उसके चुनाव फंडिंग का क्या तरीका है, और वो पूरी तरीके से पारदर्शी होना चाहिए। और हम चाहेंगे कि उसमें सारे के सारे पार्टी और सारी की सारी संवैधानिक व्यवस्था जिसका नाम पार्लियामेंट है, उसके दोनों सदनों में इसकी जांच होके, इसके ऊपर बहस होके, डिटेल बहस होने के बाद ऐसा कोई कानून या स्कीम बनाई जाए। अन्यथा इस तरीके के सत्तारूढ़ पार्टियां अपने हित के लिए काम करती रहेंगी। ठीक है रजा हुसैन रिजवी साहब, अब चूंकि वक्त जो है हम आखिरी मरहले में पहुंच गए, अगले 2-3 मिनट में जो है वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम को। इसके दूरगामी, अगर मैं बात करूं, दूरगामी असर जो है वो सियासत पर क्या कुछ पड़ने वाले हैं। और ठीक है, 2 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। जाहिर तौर पर कांग्रेस को भी बड़ी पार्टी माना जाएगा, दूसरी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वही है अभी नंबर्स के हिसाब से। और असर जो है वो मैं जानना चाहता हूं, असर इन दोनों पार्टियों पर क्या कुछ पड़ेगा, सियासत पर क्या असर पड़ेगा, और जो सूबाई या इलाकाई पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, किस तरीके से सियासत बदलेगी, या फिर जो है इसको 2-4 दिन इसकी चर्चा होगी, क्योंकि आम वोटर्स को शायद इससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, या उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला इस बात का कि क्या हो रहा है, क्या फैसला है, क्या नहीं। आम वोटर्स पर भी आपको लगता है कि कुछ इसका असर है, या इसको मतलब खाली जो है बहस होगी, बातचीत होगी, और फिर आगे जो है आएगा 13 तारीख तक लोगों के नाम आएंगे जिसने क्या दिया। इस पर बात तो जरूर होगी जी, और इस बात से कोई बचेगा नहीं, बात तो होती रहेगी जी, और बात चलती रहेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कि साहब इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पर जितने भी स्टेट बैंक से जो है वो बॉन्ड इश्यू हुए हैं उनके सबके नाम वो डाले, तो जाहिर सी बात है सबके नाम डाले जाएंगे, सबको पता चलेगा कि किस आदमी ने कितना जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, क्योंकि खरीदने के लिए तो कोई गुंजाइश नहीं कि इतना नहीं खरीद सकते, इतना नहीं खरीद सकते, तो उसमें नाम आ जाएगा सबका कि साहब फलाने ने इतना दिया, फलाने ने इतना दिया, फलाने ने इतना दिया। आम जनता जान जाएगी, आम जनता समझ जाएगी कि हाँ भाई इसको इतना चंदा मिला, इनको भाई इतना चंदा मिला, इनको इतना मिला, बस ये जान जाएगी, और जिसके पास है वो अपना जो है उससे अपना काम करेगा। ठीक है। लेकिन हमारे साथी ने भी जो कहा तो मैं बताना चाहता हूँ, जो अभी राजस्थान में चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस को 1,56,00,000 वोट मिला है और बीजेपी को मिला है 1,65,00,000। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिला है 1,75,00,000 वोट
और बीजेपी को मिला है 2 करोड़ 11 लाख वोट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिला है 66 लाख वोट और बीजेपी को मिला है 72 लाख वोट। तेलंगाना में कांग्रेस को मिला है 92 लाख वोट और बीआरएस को मिला है 87 लाख और बीजेपी को मिला है 32 लाख। कहां बता रहे हैं कांग्रेस को ज्यादा मिला है कि वहां इतना मिल गया? मैं तो आंकड़ा दे रहा हूं इनको। तो कहने का मकसद है ठीक है, लेकिन अभी कांग्रेस वो उस तरीके से ऊपर नहीं पा रही। कांग्रेस जोड़ करके, लेकिन वो शायद वो आंकड़ा गलत है। वो क्योंकि असल में आंकड़ा वो चल रहा है ट्विटर पर और वो वहीं से ट्विटर से उठा लिया जाता है कई बार। चलिए, ये कोई बहस का मौजू भी नहीं है। अब गौरव जी, क्या फाइनल कमेंट्स होंगे? किस तरीके से जो है आप इसके, चूंकि आम इंतखाबात जो है वो नजदीक है, बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे लोकसभा इलेक्शन में, तो असर जो है वो क्या है? कम से कम अल्फाज में क्या कुछ आपके फाइनल रिमार्क्स होंगे गौरव जी? बस जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को अपना स्टेट बैंक अपना देगा सारी डिटेल्स, जो इलेक्शन कमीशन, उसके बाद सब कुछ क्लियर होगा कि क्या कुछ हुआ था, किसने किसको क्या दिया, किसको क्या बेनिफिट्स मिले। ठीक है, शमसी आजाद साहब, फाइनल रिमार्क्स आपके। जी, हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी कानून का सम्मान करते है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा तो भारतीय जनता पार्टी फैसला सुप्रीम कोर्ट को देगी और उसके बाद इलेक्शन आयोग अगर कहेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी उनको भी पूरा आंकड़ा जो उनके पास रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड जो है तो जो जांच एजेंसी अगर वो मानेगी रिकॉर्ड आएगा, वो पब्लिक के सामने जो है वो नाम आएंगे और फिर जो है वो जाहिर तौर पर कहते हैं ना कि ये जनता है, सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है, और उसके बाद वो भी अपना हिसाब लगाएंगे कि भाई क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। मगर क्या नाम आ जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, एक तरीके से गाइडलाइन है एसबीआई के लिए और जो है वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके लिए। तो जाहिर तौर पर उम्मीद की जा रही है कि वो जरूर नाम आ जाएंगे सामने, किसने किसको कितना पैसा दिया चुनावी जो ये बॉन्ड है उसके जरिए। और बहरहाल में तमाम मेहमानों का, शमसी साहब आपका, अनिल जी आपका, गौरव जी और रजा साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप इतने देर तक प्रोग्राम में जुड़े रहे और हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नए मुद्दे लेकर के। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।